माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न जी को माननीय अध्यक्ष महोदय का उत्तर खेल दिया साय है। सिंह जी बहुत सीनियर सदस्य हैं। उत्तर दिया है कि प्रश्न जिला पूछने कोंडा की यदि गांव जरूरत पड़ के गई नगर पंचायत तो इसका विश्रामपुरी- मतलब है कोई ना कोई गंभीर बात है। क्यों खेल साय सिंह जी, कोई न कोई गंभीर बात है तो चंद्राकर जी पूछते नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय। चंद्राकर जी, आपको पारदर्शिता नहीं दिखती इसमें कि सरकार कितनी पारदर्शी है? यस, ठीक बोलते। 10 लाख लीटर दारू पकड़ाया है। अरे और उसको जाकर देखो अध्यक्ष महोदय, ये होली अकेले क्या सुकमम मनाई जाएगी? वो 10 लीटर सुकमम जाएगा क्या, ये बताओ? सुकमम जाएगा क्या अकेले 10 लाख लीटर? रुक माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग तो पकड़ रहे हैं, इन लोग तो पूरा पी जाते थे। अरे यार महाप्रसाद अभी शुरू नहीं कर अध्यक्ष जी, आज माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, अध्यक्ष जी, इस बात का सम्मान आज आज विपक्ष पूरा का पूरा साफ है, दिख नहीं रहा है, उसी काम में लगे हैं क्या? जी जी, मैं इतने वरिष्ठ उधर एक ही आदमी गिनती होती है, भ्रम में मत रहना आपकी कोई गिनती है। जब वो नहीं है कोई नहीं है। थोड़ा बहुत वली अहद है हमारे माननीय मोहम्मद अकबर जी। ये पूरी तैयारी प्रश्न लखमा जी वो शराब पुरुष भेज दो, ये पूरी तैयारी 10 लाख लीटर। ये पूरी तैयारी प्रश्न के जी हाँ के जवाब को लेकर के आए थे। अभी इनको पता जी नहीं हो गया है करके वो बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी वो पूछेंगे। हाँ, उनको पूछने अभी 5 मिनट पहले उनको जी नहीं करके बताया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दिया है कि जिला कोंडा गांव के नगर पंचायत विश्रामपुरी को राज्य शासन के अधिसूचना क्रमांक F40/2009/18 दिनांक 2015 में विघटित कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि कोंडा गांव नगर पंचायत विश्रामपुरी को विघटित करने का क्या कारण है? नगर पंचायत विश्रामपुरी को ये कोंडा गांव का प्रश्न है, नहीं संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोंडा गांव का तो कोई प्रश्न ही नहीं है इसमें। क्यों आया हुआ इसमें? आप खुद लिखे हैं इसमें। जिला कोंडा गांव के नगर पंचायत विश्रामपुरी को राज्य शासन आया की अधिसूचना से विकसित किया गया है। जिला का है। इनने पूछा है माननीय सूरजपुर के बारे अध्यक्ष में। महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि ये पुराने प्रस्ताव है। 2015 में नगर पंचायत विश्रामपुरी को विघटित किया गया है। विघटित किया गया था। पहले नगर पंचायत था, उसको ग्राम पंचायत बना दिया गया, क्योंकि वहां के नगर पंचायत ने प्रस्ताव पारित करके कहा था कि भाई हमको नगर पंचायत के बदला ग्राम पंचायत बना दिया जाए, इसलिए उसको उस समय की सरकार ने निर्णय लेके बना दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि जिला सूरजपुर के नगर पंचायत विश्रामपुर को क्या ग्राम सभा से नगर पंचायत बनाने की अनुमति थी या प्रस्तावित हुआ था क्या? मैं उसको दिखवा लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। अच्छा, अध्यक्ष महोदय, कारण तो वही है, आदरणीय वहाँ से अध्यक्ष जी, प्रस्ताव नहीं हुआ था। किसी कारण से मैंने यहाँ प्रश्न रखा है कि जबकि ग्राम सभा से प्रस्तावित नहीं है नगर पंचायत प्रेमनगर, क्यों बनाया गया? आदरणीय अध्यक्ष जी, नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव है, इनको बनाने के लिए ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया था, इसलिए उसको बनाया गया था। ग्राम पंचायत ने विधिवत प्रस्ताव दिया था। ग्राम पंचायत प्रेमनगर की बैठक दिनांक 7/5/2008 में प्रस्ताव क्रमांक 8 द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बना दिया जाए, इसलिए उस समय नगर पंचायत बना दिया गया था। और अभी वहाँ माननीय सदस्य जी ने कहा था कि उसको ग्राम पंचायत बना दिया जाए, तो उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई और वहाँ पे नगर पंचायत में बैठक रखा गया। नगर पंचायत की सामान्य सभा ने उसको पूर्ण बहुमत से निरस्त कर दिया कि हमको ग्राम पंचायत नहीं बनाना है। और ये माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर सूरजपुर ने पत्र क्रमांक 37 दिनांक 27/4/2009 में बताया है कि अनुभागीय अधिकारी राजस्व की उपस्थिति में दिनांक 24/3/18 दिन शनिवार अपराह्न 12:45 बजे से 1 बजे तक गुप्त मतदान के माध्यम से मतदान कराएगा, जिसमें 16 मत समस्त पार्षदगण अध्यक्ष डाले गए।
15 मत वैध हुए, 1 अवैध हुआ और नगर पंचायत प्रेम नगर यथावत बनाए रखने के पक्ष में 8 मत पड़ा सामान्य अध्यक्ष महोदय, जो कि बहुमत है। और इसलिए कलेक्टर ने प्रस्ताव भेज के कहा कि सामान्य सभा ने इसको निरस्त कर दिया है, इसलिए नगर पंचायत को विघटित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव कलेक्टर का आया है, इसलिए अभी उस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक मिनट सर, एक संवैधानिक प्रश्न है। माननीय, एक मिनट, मुझे लगता है खेल साइजिंग के साथ खेल हो गया। 16 वोट थे, 15 वोट पड़े, 8 पक्ष में पड़े, 1 रिजेक्ट हो गया और इस तरह से खेल हो गया, ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? नहीं, खेल साई जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और हम सब उसका सम्मान करते हैं, उनके साथ इस तरह का खेल कोई नहीं कर सकता। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष, खेल साई जी आप ही से संबंधित है, सब आपके साथ हैं, आप शांत से बैठे रही हो। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है जी। संविधान में अनुसूची 5 और अनुसूची 6 है जो आदिवासियों के हितों को संरक्षित करती है और इसलिए अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के क्षेत्रों में कोई नगर पंचायत नहीं बन सकती। इसका मुख्य कारण ये है कि ग्राम पंचायत रहती है तो पूरा आरक्षण आदिवासियों का रहता है। नगर पंचायत बनने के बाद आदिवासी बाहुल्य इलाके में भी अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान 5 और संविधान अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के क्षेत्रों में केवल ग्राम पंचायत बन सकती हैं और उसके बाद नगर निगम बन सकती है, नगर पंचायत नहीं बन सकती, क्योंकि नगर पंचायत बनेगी तो उसमें हमारे आदिवासियों को मौका नहीं मिलेगा, अध्यक्ष गैर आदिवासी भी होगा। तो ये एक मौलिक संवैधानिक प्रश्न है। आप किसी भी अनुसूची 5 के क्षेत्र में नगर पंचायत को नहीं बना सकते और जहां भी नगर पंचायत बनी है वो आदिवासियों के हितों के विपरीत है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या इस संवैधानिक प्रावधान का पालन आप करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान का पालन करने की प्रक्रिया रही है और हमारा कांग्रेस पार्टी और हमारी कांग्रेस की सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पूर्ण तरह से मानती है और इन क्षेत्रों में आदिवासियों की कहीं अहित ना हो ये सरकार सुनिश्चित करेगी। फिर आप नगर पंचायत माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत इसी सदन में बाबा साहब अम्बेडकर की कौन कौन सी बात मान रहे हो, जरा बता दो। तो बीच में मत खड़े हो, तो संविधान विरोधी आदमी हो, संविधान को कभी मानते हो नहीं जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से अब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे ही सरकार चल रही है। चलिए बढ़िया। या खेल साय जी को तो पूछने दो, परेशान है, उनका तो हल निकालने दो, आप पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में दिनांक 2/3/2019 को भी प्रश्न इसी जिला सूरजपुर के नगर पंचायत विश्रामपुर को नगर पंचायत बनाने के लिए रखा था। अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायत मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, माननीय मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी, आदरणीय धीरेन्द्र साहू जी ने भी समर्थन किया था कि इसको नगर पंचायत बनाया जाए। जब सब हमारे वरिष्ठ सभी लोगों ने इससे समर्थन किया तो आज आपको समर्थन करना चाहिए कि नगर पंचायत को पंचायत बनाया जाए। क्या इसमें आपकी? खेलसाई जी मत बनवाइए, गैर आदिवासी आ जाएगा जी, तो निश्चित रूप से उधर जाते ही क्या हो गया है ये बोल रहे हैं। अमरजीत जी सिर झुका के आप बैठे हैं, जरा बोलिए ना, बहुत बोलते हैं। गैर आदिवासी समर्थन किया तो क्या कारण है? ये चाहते हैं पंचायत बना दिया जाए, तो विधानसभा से बड़ा नगर पंचायत थोड़ी है, यहाँ घोषणा करके बना दीजिए। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और बढ़िया जवाब दे रहे हैं, और जो उधर से माननीय खेल साहब जी जो बोल रहे हैं ना, उनके साथ हम लोगों की सबकी भावनाएं हैं। सबसे प्रबुद्ध मंत्रियों में से हैं शिव डहरिया जी, अच्छा जवाब दे रहे हैं। साहब, आज का प्रश्न क्रमांक 1 है और खेल साहब जी जैसे वरिष्ठ सदस्य परेशान हैं, उस पर आपकी टिप्पणी चाहिए हमें।
वो महाराज अभी आए, पढ़े लागे थोड़ा टाइम। हाँ, जब तक आप उत्तर दो, आप उत्तर दीजिए जब तक वो पढ़ रहे हैं। मैं तो दे डर माननीय अध्यक्ष महोदय, और विधानसभा के हमारे सदस्य जी भी संतुष्ट हो गए, बैठ गए हवे, फिर काबू उठाए पर तैयार हो। उत्तर भी है, महाराज साहब का उत्तर भी है, मेरे पास है यहाँ पर। आप अपना प्रश्न दोहरा दीजिए। ये वरिष्ठतम सदस्य है, वरिष्ठतम लोकसभा में। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि वहाँ के नागरिकों की एक मत राय थी कि विश्रामपुर को नगर पंचायत बनाया जाए। हम लोगों ने सबसे बात की थी। अमूमन ये पंचायत में नहीं होता है, बाकी शासन की मंशा है, लेकिन ये लोगों की मंशा वहाँ एक राय लोगों की सबकी यही। और कुछ कह रहे हैं सर? धन्यवाद। मोहन मरकाम जी। ये ग्राम पंचायत बनाने की मांग कर रहे हैं सर। नगर को, विश्रामपुर की बात है नहीं, प्रेम नगर को। और इस सदन में नगर को ग्राम पंचायत, आदरणीय मंत्री जी, माननीय सदस्य अपने नगर पंचायत को ग्राम पंचायत बनवाना चाहते हैं। मंत्री जी बोल रहे हैं कि नगर पालिका से प्रस्ताव पास हो गया, ग्राम पंचायत नहीं बनाना है। लेकिन जब आप यहाँ बैठे थे, अमरजीत जी यहाँ बैठे थे, मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे थे, तो आप लोगों ने कहा था हाँ हाँ ग्राम पंचायत बनना चाहिए। अब सरकार में बैठते ही ग्राम पंचायत बनाने से आप डर क्यों रहे हैं भाई? बोलिए ना, आप पीछे बैठे मंत्री। कोई डर नहीं होगा। मैं तो निवेदन करूंगा, इसमें एक समय सीमा होती होगी, क्योंकि वहां मतदान कराया गया था कि आप वो चाहते हो कि नहीं। मतदान में वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो कितने समय बाद दोबारा वो प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो लाके उसमें विचार करना चाहिए, क्योंकि लोगों की मंशा है और वो ग्रामीण परिवेश की बस्ती है जहां काम नहीं हो पाता, मनरेगा नहीं हो पाता, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं होता, बाकी अन्य काम है जो उस बस्ती में, हालांकि वो ब्लॉक मुख्यालय है, काम बहुत सारे नहीं हो पाते। तो ये सच्ची बात है कि जो माननीय सदस्य ने बात उठाई, वहाँ एक बड़ा वर्ग चाहता है और आदिवासी वर्ग विशेष करके ये चाहता है कि वहाँ पर पंचायत बनाया जाए, नगर पंचायत। और ये संविधान भी कहता है, आप देर से आए, मैंने पहले कहा कि संविधान ये कहता है कि अनुसूची 5 के क्षेत्रों में नगर पंचायत नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये आदिवासियों के हितों के विपरीत है। वहाँ आप वन अधिकार पट्टा नहीं दे सकते, वहाँ आप जो सरपंच बनेगा, नगर पंचायत अध्यक्ष बनेगा, वो आरक्षित पद नहीं रहेगा, सामान्य व्यक्ति बन जाएगा, और अगर ग्राम पंचायत रहेगी तो वो आदिवासी ही रहेगा। इसलिए संविधान में ये प्रावधान है, ये मंत्री जी के विवेक पर निर्भर नहीं करता। खेल साहब जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ ग्राम पंचायत ही रहनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? इसी संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। संविधान का अनुच्छेद 243(j)(c) है, जिसका उल्लेख जोगी जी कर रहे हैं, उसमें अधिसूचित क्षेत्रों में इस तरह का वर्जित है। और अभी पूरे आदिवासी समाज से ये मांग भी आ रही है कि जो अधिसूचित क्षेत्रों में राज्य निर्माण के बाद नगर पंचायत बने हैं, वो अवैध हैं, उसको फिर से पंचायत बनाया जाए। पर माननीय मंत्री जी विचार कर रहे हैं। नहीं, आपने जो बात कही है हमारे वरिष्ठ सदस्य ने, ये संवैधानिक प्रश्न है, और माननीय सदस्य जो कह रहे हैं मेरी बात को ही और ज्यादा स्पष्ट कर रहे हैं। संविधान के अनुसार अनुसूची 5 के क्षेत्र में आप नगर पंचायत नहीं बना सकते। अगर नगर पंचायत बन जाएंगे उनको वन अधिकार पट्टा नहीं मिलेगा, उनको मनरेगा नहीं मिलेगा, उनको बहुत सी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। योगी जी सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, वो अपनी बात को 3 बार 4 बार बोलते थे, मैं भी समझ गया, सरकार भी उनको मनसा को समझती है। हम संविधान में जो आदिवासियों के हित है, उन हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके हितों पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और उनके हितों का पूरा ध्यान सरकार रखेगी। आसंदी से आदेश मोहन सिंह मरकाम कि एडवोकेट जनरल से राय ले लें, माननीय अध्यक्ष, एडवोकेट जनरल से राय ले लें कि इसमें संवैधानिक क्या बात है। मैंने और सोडी जी ने जो बात कही, और मेरे आदिवासी जितने विधायक साथी हैं वो भी यही बात कहेंगे। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था, माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन के माध्यम से, जो प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से मदिरा दुकानों में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है, कर्मियों को अमानत राशि लिए जाने का प्रावधान नहीं है।
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का उत्तर है, जबकि मेरे पास बहुत से शिक्षित बेरोजगारों ने डीडी भेज के बताया है कि प्लेसमेंट एजेंसियों ने उनसे डीडी अमानत राशि ली गई है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में कितने मंदिरा दुकानों में कर्मचारी तैनात हैं, जो और ये जो आपका आंसर आया है, क्या ये सही है? माननीय अध्यक्ष जी, सरकार तरफ से अमानत पैसा जमा करने का कोई निर्देश नहीं है, ना कानून में। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से, मैं आपके पास डीडी पूरे बेरोजगार लोग माननीय मरकाम जी, आप बस्तर में रहते हैं, वो भी बस्तर में रहते हैं, आप उनकी मजबूरियों को समझते हैं। नहीं बात देखिए, उलझाने लायक प्रश्न आप नहीं, शिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय है साहब। सरकार ने जो भी निर्देश दिया, जो प्लेसमेंट एजेंसियां उनके साथ शिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है। मेरा स्पष्ट कहना है, जो मेरे पास डीडी है, प्राइम वन वर्क फोर्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल, अलर्ट कमांडोज। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, सरकार के निर्देशों का भी अवहेलना कर रही है। मेरा स्पष्ट कहना है, क्या सरकार मैं सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करेगी? सरकार सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। घोषणा पत्र बनाने वाले ने कहा था आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे। प्रश्न ही मत पूछे, बोलिए आउटसोर्सिंग बंद करने घोषणा कीजिए, हटाने की घोषणा कीजिए। माननीय सरकार ने कहा प्लेसमेंट एजेंसियां हमारे शिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार ने निर्देश दिया, अच्छी बात है कि उनसे कोई अमानत राशि नहीं लेना है, मगर ये डीडीआं भेजे हैं जो किसी से 30,000, 40,000, 50,000 रुपया ले रही है। तो मैं आप मेरी बात सुनिए ना, आप आउटसोर्सिंग के समर्थन में। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो मैंने कहा प्राइम वन वर्क फोर्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल, अलर्ट कमांडो, जो शिक्षित बेरोजगारों से पैसा लिए, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? और मेरा दूसरा प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष जी, ईपीएफ, क्या जो कर्मचारी हैं उनसे ईपीएफ राशि वसूल की जाती है क्या, काटा जाता है क्या? भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, पैसा लेने का कहीं भी कानून में नहीं है। अगर किया जाएगा तो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी है, हमारा विधायक भी है, उनको अगर शिकायत करेगा तो उनको वापस किया जाएगा। उनको बुला लीजिए अपने कक्ष में, उसको अगर शिकायत होगा ना, उसका पैसा वापस किया जाएगा। माननीय अंतिम, एजेंसी द्वारा संबंधित कर्मचारियों की वेतन से ईपीएफ राशि, माननीय एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि कर्मचारियों के हित की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, एजेंसी द्वारा संबंधित कर्मचारियों की वेतन से ईपीएफ राशि काटी जाती है क्या? क्योंकि जो डेली वेजेस भी होते हैं उनसे भी ईपीएफ राशि काटी जाती है, तो क्या इनसे राशि काटी जाती है क्या? नहीं, इस तो डेली स्पेसिफिक सवाल है, उसका जवाब आने दो ना। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा कहीं जमा हुआ तो उनको वापस किया जाएगा। अगर शिकायत करेंगे, हमारा विधायक जी बोलेगा कहीं हुआ है होगा, तो हम उसको जांच करके उसको क्यों परेशान कर रहे हैं गरीब आदमी को? माननीय अध्यक्ष जी, ईपीएफ राशि कर्मचारियों से काटी जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, ये नाटक पूरे प्रदेश में हो रहा है। इस सरकार ने आउटसोर्सिंग बंद करने का आदेश किया था, पर पूरे प्रदेश में बिहार लठे दारू भट्टियों में काम कर रहे हैं, यहाँ का आधार कार्ड बना करके, और सरकार उनको संरक्षण दे रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में बाहर लोग काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो ये बोल रहे हैं कि जो अधिकारी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका पीएफ और ईपीएफ कटता ही नहीं करता है। वो प्रदेश के मजदूरों का बात कर रहे हैं, अच्छी सवाल पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री जी जवाब दें। मोहन मरकाम माननीय अध्यक्ष जी, ईपीएफ जो इस विभाग को जाता है क्या? क्योंकि जो कर्मचारी काम करते हैं माननीय अध्यक्ष जी, उनके भविष्य के साथ वो जो प्लेसमेंट एजेंसियां उनसे ईपीएफ राशि काट लेती है, क्या वो सरकार के या फिर उस विभाग में जमा होती है क्या? मोहन मरकम जो बोल रहा है उसको ईवीएम काटा जाता है। अगर कोई शिकायत और होगा तो हमको जांच करके उनको दूर किया जाएगा। धन्यवाद। क्या फायदा है? आप प्रश्न नहीं कर सकते, आप सलाह दे सकते हैं। आप सलाह दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। आपने दे दिया। चंद्रदेव राय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पंडित आदमी को दारू के क्या मतलब है? साहब पीता है क्या? अगर पीता है तो भेज देता हूँ। ये उत्तर देना चाहते हैं, अकबर साहब उसको पकड़ के बिठाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से
महाविद्यालयों में स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की जानकारी चाहिए है, पर वो जानकारी दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, ये बिलाईगढ़ महाविद्यालय में प्राचार्य एक पद खाली हैं, सहायक प्राध्यापक के 12 पद स्वीकृत है, उसमें 5 पद भरे गए हैं, शेष 7 पद खाली हैं। वैसी ग्रंथपाल, सहायक ग्रेड 2, 3 और प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला परिचायक, ये पूरी पद खाली है। भटगांव महाविद्यालय की भी न प्राचार्य है, वहाँ सहायक प्राध्यापक के 6 पद खाली हैं। नवीन महाविद्यालय सोनाखान में पूरे पद खाली है, न प्राचार्य है, न सहायक प्राध्यापक है, न प्रयोगशाला है, तकनीशियन है, न भृत्य है, एक भी वहाँ कर्मचारी नहीं है, न अधिक वहाँ प्रोफेसर नहीं है। क्या मंत्री जी से जानना चाहूँगा, ये पूरे पद कब तक भरे जाएंगे? मेरा एक सभी सदस्यों से निवेदन है, अगर आप लोग सुने तो, एक प्रश्न में कम से कम सरकार के 10 लाख रुपए बर्बाद होते हैं। कहाँ कितने पद खाली हैं, कितने भरे गए हैं, कब भरे जाएंगे, इस तरह के प्रश्नों पर सरकार की 10 लाख की राशि को जाया करना मैं उचित नहीं समझता। भविष्य में आप लोग प्रश्न करें। हम लोग आपसे सहमत हैं अध्यक्ष जी, धन्यवाद, अच्छा आदेश तो दिया। मैं चाहता हूं कि कम से कम ऐसे प्रश्नों को, या तो मैं अध्यक्ष जी, जोगी जी आजकल हमारी सरकार के हर बात पे पूरी तरह सहमत हो जाते हैं। नहीं, आप लोग सहमत है कि नहीं? ये भी जानना चाहती है सदन। ठीक है, करे, आज की मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष जी, चल कैसे रहा ये हम जानना चाहते हैं। सामान्य प्रश्नों में सरकार का 10 लाख अध्यक्ष जी उचित नहीं है। आसंदी से बहुत अच्छा निर्देश हुआ। अभी अजय जी पूछ रहे हैं कि पूरे पद खाली, कॉलेज कैसा चल रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री ये रहे तब से चल रहा है, आप उच्च शिक्षा मंत्री रहे तब से चल रहा है। और दूसरी बात माननीय अध्यक्ष जी, ये तो प्रश्नों के संदर्भ में आपके निर्देश हैं और नियम प्रक्रियाओं में कि इन्फॉर्मेटिव कितना शब्द में प्रश्न आना चाहिए। कभी कभी एक आध प्रश्न ऐसा हो जाता है कि मैं समझता हूँ प्रश्न करने वाला और उत्तर देने वाला दोनों उसको नहीं पढ़ सकता। एक पूरा रामायण की किताब जैसा पुस्तकालय से उत्तर आता है। थोड़ा सा सचिवालय से भी ऐसे प्रश्नों को अग्राह्य करें। माननीय अध्यक्ष, सचिवालय के बारे में सभी कार्य मंत्री जी का सुझाव क्या है, असल उसकी नियत क्या है इसमें बोलने का, स्पष्ट होना चाहिए बोलने का असर। क्योंकि ऐसे 100 उदाहरण आए हैं पूरे सत्र में 1.25 साल के इसके बनने के बाद भाई साहब के, कि ये अपने ढंग से उनको नए तरीके से यहाँ की कार्यवाही को प्रभावित करना चाहते हैं। ये तो प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है, और प्रश्न कैसे पूछे जाए, नहीं पूछे जाए, उसका पर्याप्त निर्देश नियमावली में है, नियमावली में है। मान्य, आपने बहुत नीतिगत बात कही है, लेकिन ये अब लंबे प्रश्न को छोटे किए जाए तो ये इनकी अधिकारिता नहीं है संसदीय कार्य मंत्री की, ये अधिकारिता सचिवालय की है, आपकी है। मान्य अध्यक्ष जी, अब 1 मिनट बैठ तो जाए, 1 मिनट बैठ तो जाए। अध्यक्ष जी, मैं अपनी अधिकारिता समझता हूं और आसंदी का क्षेत्राधिकार भी समझता हूं। इसमें आदरणीय अजय जी, आपके सुझाव की मुझे जरूरत नहीं है। नहीं तो आप प्रश्न की मेरा बात ही नहीं, साइज क्यों बता रहे थे? मैं बताया ना, ऐसा होता है जैसा आसंदी ने चिंता व्यक्त की। अब सरकार की चिंता है, आपने कहा माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, सरकार लंबे छोटे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है, आपके मंत्री तैयार कतई नहीं। क्या आप आसंदी से आग्रह कर रहे हैं कि आपके अनुकूल प्रश्न करें? मैंने आग्रह तो आप बता दीजिए, हम अनुकूल प्रश्न मैंने आग्रह कहाँ किया, जिसमें आप सहज महसूस करें। मैंने आग्रह नहीं किया। आसंदी ने जो व्यवस्था दिया तब मैंने, उन्होंने दूसरी बात कही, आपने दूसरी ना, आप हर प्रश्न को आप दूसरे दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं? ये दायित्व तो आपका है कि आप दूसरी दिशा में ही घुमा। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो आसंदी से व्यवस्था किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न कार्य मंत्रणा समिति का उदाहरण नहीं दे सकता यहाँ। आज भी कोई ना कोई प्रश्न होगा, इसलिए यह समय काट रहे हैं। लो, ये भी उनकी स्ट्रेटेजी है। चलिए, माननीय अध्यक्ष मंत्री जी, आप उत्तर नहीं, माननीय अध्यक्ष, आसंदी जो तय करे स्वीकार करेंगे। तय नहीं कर रहा हूं मैं, निवेदन कर रहा हूं। लेकिन नहीं, निवेदन नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न लगाया, उसके यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कॉलेज में कोई प्रोफेसर नहीं है, कॉलेज में प्राध्यापक नहीं है, और ऐसे प्रश्न को यदि हम लोग पूछना बंद कर देंगे तो हमारे पास में दूसरा विकल्प क्या होगा कि अस्पताल को चलाने के लिए उसकी पोस्टिंग कब की जाएगी, कैसे उसको हम लोग जानकारी लेंगे और उसको हम लोग कहाँ उसको रखेंगे,
यही एक माध्यम होता है विधानसभा में, जो प्रश्न है माननीय सदस्य पूछते हैं, तो उसमें अब दिक्कत ये आएगी माननीय अध्यक्ष महोदय, ना तो कोई अस्पताल भरे जाए, खाली जगह है, ना तो डॉक्टर की पोस्टिंग होगी, ना टेक्नीशियन की होगी, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, प्राध्यापक नहीं है, वो नहीं भरे जाएंगे। यदि ये प्रश्न को हम विलोपित कर देंगे तो दूसरा कोई विकल्प हमारे पास मुझे नहीं लगता कि है जिसके माध्यम से हम अध्यक्ष जी मंत्री को हम आग्रह कर सके, मंत्री को हम यहाँ पर बोल सके और उस आग्रह को स्वीकार करके कह सके कि मैं तुम्हारे यहाँ डॉक्टर भेज दूंगा। एक साल में थोड़ी होगा, 15 साल में कर नहीं पाए। ये महत्वपूर्ण विषय है और यदि आप जैसा निर्देश करेंगे, आपके निर्देश से बाहर नहीं है, लेकिन हमारे पास विकल्प क्या होगा, मुझे लगता है सारे विकल्प हमारे खत्म हो जाएंगे। अध्यक्ष जी आपने चिंता व्यक्त किया, इसलिए मैंने अपनी बात में आपकी बातों को दोहराया। अध्यक्ष जी को किसी माननीय सदस्य को प्रश्न नहीं पूछने जैसी कोई बात नहीं है और धर्म माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जो बातें कह रहे हैं, थोड़े दिन सरकार चलाने का आपका भी अनुभव है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उत्तर दिया जाता है, लेकिन आपने जैसा कहा ना, जैसे डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है तो हम कैसे प्रश्न करें, आखिर इसी को तो पूछने के लिए प्रश्न काल है और उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं। लेकिन आपने जो चिंता व्यक्त की कि इतना खर्च होता है, इतना समय लगता है, इसलिए माननीय सदस्य को जो जानकारी चाहिए माननीय मंत्री जी उपलब्ध करा देंगे और कब पोस्टिंग होगी ये सब नियत प्रक्रिया है, आप भी जानते हैं उस बात को। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे भी छोटे-छोटे प्रश्न में रहने दीजिए ना प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल क्षेत्रों की स्थिति लगभग ऐसा ही है। मेरा चिंता ये है कि माननीय सदस्य यदि प्रश्न करेंगे, इस माध्यम से हम लोग अपने जो क्षेत्र के जनता है उनकी जो आवश्यकता है, ये प्रश्न के माध्यम से हम लोग लगाते हैं कि कमी बेसी को पूरा कर सके। यदि इसको हम सबको विलोपित कर देंगे तो हम लोग उसका विकल्प हमारे पास क्या रहेगा, हम आपसे आग्रह कैसे करेंगे और आपसे आग्रह करके कैसे उसको रखेंगे। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहायक प्राध्यापक ग्रंथपाल क्रीड़ा अधिकारी की प्रक्रिया भरने की प्रक्रिया अभी चल रही है और ग्रंथपाल क्रीड़ा अधिकारी की परीक्षा भी हो चुके हैं पीएससी के द्वारा और उम्मीद है कि बहुत जल्दी उनकी नियुक्तियां भी हो जाएंगी। इसी तरह से सहायक प्राध्यापक के लिए भी माननीय अदालत के द्वारा इसमें कुछ रोक लगी हुई थी, जो कि अब वो भी आगे बढ़ चुकी है और परीक्षा के तारीख भी डिक्लेयर हो चुके हैं, इसलिए इन पदों को बहुत जल्दी भर लिया जाएगा ऐसा उम्मीद है। साथ ही साथ जो अलग और कई पद हैं जो अभी तक भरे नहीं गए हैं, उनमें भी प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी उनको भी काम किया जा रहा है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ कमी है वहाँ भी मैं भटगांव कॉलेज के बारे में बताना चाहूँगा। उस कॉलेज में अहाता विहीन है, वहाँ लफंगे लोग एनी टाइम घूमने जाते हैं, महिलाएं हैं, हमारे बहनें हैं। उस कॉलेज में अहाता बनवा देंगे और महाविद्यालय सोना खान की है, वो भवन विहीन है, वहाँ किराए के भवन में चल रहा है, तो वहाँ भवन बनाने की कष्ट करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है आपसे। ये लिख के दे देंगे और शासन उसके ऊपर विचार करेगा। जी अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, प्रश्न है जो आप माननीय अध्यक्ष जी, द्वलित नहीं करता। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बस मैं 2 मिनट में विषय में बोले रहते हैं, चाहे बोल लगा तो फ्री है छूट बोल। जैसे मैं पूरा सदन से वो निवेदन है माननीय मंत्री जी और आपके माध्यम से, जैसे अभी शिक्षक के भर्ती होते तो पहले ट्राइबल दिखे जाते, बस्तर या सरगुजा ला, प्राध्यापक के भी भर्ती हो, ग्रंथपाल की भी भर्ती हो तो होते, लेकिन बड़े बड़े शहर में मन आकर के पहली हुए भर जाते, वहाँ दूसरी प्रोफेसर एक विषय के, अब अंतिम छोर में चाहे वह मालखौदा हो, चाहे वह नावागढ़ हो, चाहे अंतिम छोर में वहाँ कॉलेज खोले हो नहीं रहे। तो मोर आपसे निवेदन है आपके माध्यम से कि उसी अनुसार जैसे कब भर्ती होते तो अंतिम छोर में पहले कॉलेज में भर्ती हो, ओकर बाद बड़े बड़े शहर नगर में हो, का वहाँ गरीब दुखी लड़का मन पढ़ नहीं पाते, यहीं आते पढ़े बढ़िया। तो एक से मोर एक निवेदन है आपसे, वही पहली हो। माननीय मंत्री जी, क्षेत्रों की पहली रहती है अध्यक्ष महोदय। चलिए चलिए आप भी चलिए, हाँ पूछिए ना, पूछिए ना। 69 स्वीकृत पद में 55 पद रिक्त हैं, कुल 14 पद पे कार्यरत हैं स्टाफ वहां। माननीय मंत्री जी ने बताया कि सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं
कि वित्त विभाग ने सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए अनुमति कब प्रदान की और कब इसके लिए वैकेंसी निकली, जरा बता दें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग ने लगभग साल भर पहले इसकी अनुमति, लगभग नहीं, थोड़ा सा एग्जैक्ट डेट मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। पारसनाथ राजवाड़े। माननीय मंत्री जी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने, वित्त विभाग ने उस समय अनुमति दी और आपकी सरकार ने सरकार बनते ही घोषित की कि हम 1000 पद स्वीकृत कर रहे हैं और सवा साल नहीं कर पाए, सवा साल में भर्ती नहीं कर पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहाँ है? अरे यार, आप इधर से इधर आ, चलो आप भी पहली बार पूछ रहे हैं, जरा अच्छे से पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग के निरीक्षण के बारे में मंत्री जी से प्रश्न किया था। उसमें मंत्री जी के द्वारा जो बताया गया है उसमें वैध कारखाना लाइसेंस नहीं है, अधिष्ठता कर्तव्य पूर्ण नहीं पाए गए, श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया। ये 16/3/2017 को निरीक्षण में पाया गया, पर यही 20/2/19 को पुनः जांच कराया गया। उसमें पुनः वही चीज़ दोहराया गया कि आग लगने की दशा में सुरक्षा के उपाय नहीं है, श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया, श्रमिकों की उपस्थिति पंजी नहीं है। तो माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एक बार निरीक्षण में गए और वो गलतियां जो उद्योगों के द्वारा किया गया, दोबारा जब गए पुनः सुधार नहीं किया गया, तो दोबारा उसको मौका क्यों दिया गया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? प्रशासन धैर्य जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजपुर जिले में हमारे 43 छोटे छोटे कारखाने हैं, लघु और माइक्रो उद्योग हैं, छोटे छोटे। माननीय सदस्य जी ने कहा था उन सारी जगहों में निरीक्षण कराया गया है। कहाँ जहाँ कमियां पाई गई थी उनको उद्योगों को दुरुस्त करने कहा गया था। अधिकांश उद्योगों ने दुरुस्त कर दिया है और उसमें इस तरह की कोई दिक्कतें अब नहीं हैं। लेकिन जिन उद्योगों ने जानबूझकर बदमाशी की है, जिन उद्योगों ने जो सरकारी नियम है उनके अनुरूप काम नहीं किया, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 ऐसे उद्योग थे जो नियमों का पालन ठीक से नहीं कर रहे थे, उन उद्योगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं और मैं इनको बता देता हूं। 4 उद्योग ऐसे हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इंदिरा पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड नैनपुर, जो पावर प्लांट था 5 मेगावाट का, उन पर अभियोजन दर्ज करके माननीय न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया है। दूसरा, विनायक इंटरप्राइजेस इंडस्ट्रियल एरिया नैनपुर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर बनाती है, उनके खिलाफ न्यायालय में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। एक यूवी वेंचर्स नैनपुर है, उनके खिलाफ भी 31/8/2018 को माननीय श्रम न्यायालय द्वारा कारखाना प्रबंधन को दर्ज किया गया। 3,25,000 का जुर्माना न्यायालय ने उस पर किया है, दंडित करने का काम उसको किया है। और एक मेसर्स महामाया सहकारी शक्कर कारखाना कीर्ता प्रतापपुर है, वहाँ भी प्रकरण दर्ज करके न्यायालय में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। और माननीय सदस्य की जो चिंता है कि वहाँ पे जो उद्योग लगे हैं नियमों का पालन नहीं करते, हमारे यहाँ माननीय अध्यक्ष महोदय नियमित प्रक्रिया है कि उन उद्योगों का जहाँ पे उद्योग लगे हुए हैं उनका निरीक्षण हमारे श्रम निरीक्षकों द्वारा, कारखाना निरीक्षक और श्रम निरीक्षकों द्वारा किए जाते हैं और ये रूटीन के हिसाब से किए जाते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। और कहीं कोई दिक्कत है माननीय सदस्य बता देंगे तो उन पर विचार करके उन पर आगे कार्रवाई भी करेंगे। चलिए राजवाड़ी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि जो औद्योगिक क्षेत्र है नैनपुर गांव के बीच में है और वहाँ 4 उद्योग लगे हैं, चारों का जो डस्ट निकलता है उससे घर में जो खाना पकाते हैं वहाँ तक का डस्ट जा रहा है, तो उसके लिए कुछ ऐसा उपाय करेंगे जिससे उन लोग डस्ट से बचें उस बीमारी के माध्यम से? निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। कुंवर सिंह निषाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से मेरा प्रश्न था कि 2018-19 में बालोद जिला में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई और कहां पर निर्माण कार्य प्रारंभ है। माननीय मंत्री महोदय जी का जवाब आया है
कि बालोद जिला के झलमला में 2018-19 में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु 50 लाख राशि की स्वीकृति हुई थी, लेकिन अभी तक कार्य अपूर्ण लिखा गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि 2 वर्ष हो गए राशि की स्वीकृति हुए, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य नहीं हुआ है और निर्माण कार्य में देरी होने का कारण क्या है और कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, 22/9/2018 को 50 लाख की स्वीकृति मिनी स्टेडियम के लिए मिली थी और टेंडर 30/5/2019 को लोक निर्माण के द्वारा जारी किया गया था, जो कि 20/6/2019 को पूर्ण हुई और कार्य आदेश 6/9/2019 को जारी किया गया था और उसके पश्चात आचार संहिता और चुनाव के कारण कुछ इसमें देरी हुई है। इसको हमने आपके प्रश्न लगाने के बाद और अध्ययन किया है और आगे अब इसमें त्वरित गति से कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न था। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि बालोद जिला खेल के नाम में बहुत ही प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहां तक हुए हैं, लेकिन स्टेडियम के अभाव में बहुत से खिलाड़ी जिनको प्रतिभा दिखानी होती राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाते। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि विगत 2018-19 से 20 तक अभी तक और कहीं बालोद जिला में, चाहे वो विकास खंड डोंडी हो, गुरूर हो, गुंडरदी हो, डोंडी हो, अभी तक एक भी मिनी स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है। यदि नए प्रस्ताव जाता है उसमें आप स्वीकृति प्रदान करेंगे क्या? देवेंद्र बहादुर सिंह, आप हाँ कर दीजिए। जब तक जी अध्यक्ष महोदय और भी है, लेकिन आपका जो प्रश्न था वो मिनी स्टेडियम से स्पेसिफिक था, इसलिए सिर्फ झलमला का नाम आया है। और भी आपके प्रस्ताव हैं जिस पे कार्य चल रहा है, लेकिन चूंकि प्रश्न मिनी स्टेडियम से था इसलिए सिर्फ झलमला का है, बाकी आगे और भी हैं आपके। जी, मैं बस निवेदन कर रहा हूँ, अपना प्रस्ताव दीजिए, माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे। जी, ये रायपुर में उड़ के जब स्टेडियम बने हैं मंत्री जी, अब आज तक आपसे निवेदन है, उड़ा जब स्टेडियम बने तो खेल तो करवा दो, आपके माध्यम से बना दे खिलते। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, बसना पिथौरा पिरजा में शासकीय महाविद्यालय है, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्राध्यापक के पद स्वीकृत हैं और वो भी रिक्त है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन महाविद्यालयों में कितने सहायक प्राध्यापक के पद हैं और कितने में कार्यरत हैं, कितने रिक्त हैं, रिक्त पद कब तक भर दिए जाएं? तीनों कॉलेज जो इनके दोनों ब्लॉक के बारे में, बसना और पिथौरा के बारे में पूछा इन्होंने, उसमें शैक्षणिक पद टोटल 41 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 14 कार्यरत है, 27 रिक्त हैं और अभी अतिथि व्याख्याताओं के द्वारा इसको काम किया जा रहा है। बाकी इनका जो स्पेसिफिक प्रश्न था वो प्राचार्य से लेकर था और ये प्राध्यापक से रिलेटेड था, जिसमें जिसकी कार्यवाही अभी प्रक्रिया दी है। धन्यवाद दे दीजिए। नगरी में भी प्राचार्य का पद खाली है। शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, पिरजा नवीन महाविद्यालय है, उसमें भवन भी नहीं है और 235 छात्र हैं और सिर्फ एक प्राध्यापक है। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि वहां पे प्राध्यापक की व्यवस्था नियुक्त करने का ये आप भेज दीजिएगा, हम उसको। कुंडू लाल मोहले जी, उनके स्थान पर शिवरतन शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में खेल एवं युवाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कौन कौन सी योजनाएं संचालित है, ये हमने जानना चाहा था। मंत्री जी ने जवाब में 3 योजनाओं का जिक्र किया है। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि आपने जो आवंटन की जानकारी दी है वो जिले वाइज दी है। वास्तव में ये देना चाहिए था आपको किस किस महाविद्यालय को कितना दिया गया, पर आपने जिले वाइज सूची दी है। आपके आवंटन का आधार क्या है ये बता दें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इनका जो क्वेश्चन है वो 3 साल के लिए है, 17, 18, 18, 19, 19, 20। तो इसलिए इसमें कोई स्पेसिफिक आपने मांगा नहीं था कि ये कॉलेज के हिसाब से दीजिए, कि जिले के हिसाब से दीजिए, कि ब्लॉक के हिसाब से दीजिए। तो हमने योजनाओं के हिसाब से, साल के हिसाब से। ऐसा है माननीय मंत्री जी, महाविद्यालय का संचालन कभी जिले के हिसाब से नहीं होता। आपको जानकारी एक्चुअल में देना चाहिए था किस महाविद्यालय को आपने कितना आवंटन दिया। आपने जानकारी दी है जिले वाइज। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ये जो 3 आपकी योजनाएं संचालित है,
राज्य खेल अलंकरण में पुरस्कार, नगद राशि पुरस्कार, आयोजन पर व्यय। महाविद्यालय को या जिले को इसके आवंटन का आधार क्या है, ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये खेल एवं युवक कल्याण विभाग से जारी किया गया है और ये कभी भी महाविद्यालयों को नहीं दिया जाता है। आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं महाविद्यालय से, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसको आवंटन का आधार पूछा है आपसे, बहुत सीधा प्रश्न किया। आपने कहा आवंटन महाविद्यालय को दिया। अच्छा, आवंटन का आधार पूछा है ना मैंने, तो आपके आवंटन का आधार क्या है ये बता दीजिए। नहीं, आपने कहा कि महाविद्यालय को क्यों दिया जाता है, पहला प्रश्न ये। महाविद्यालय को नहीं दिया जाता, ये खेल एवं मैंने 3 बार रिपीट किया माननीय मंत्री जी, आवंटन का आधार क्या है ये बता दीजिए आपका। आवंटन का आधार ये है कि इन योजनाओं पे जैसा बजट का प्रावधान है उसके हिसाब से इसमें व्यय किया जाता है। इसमें खेल कोई योजना है उसके आधार पे उसमें आपको परिशिष्ट मिल गया है क्या? परिशिष्ट ले लिया मैं, उसके बता दीजिए जरा सदन को कि कितना लंबा। मुझे ये परिशिष्ट मिल चुका है, मेरे को जानकारी है आपने कहा कितना दिया। कुछ जिलों में पैसा ज्यादा दिया है, कुछ जिले में कम गया, इसलिए मैंने पूछा इसके आवंटन का आधार आपने क्या तय। जो आयोजन होता है अध्यक्ष जी, असल में बात यह है कि माननीय पुन्नूलाल मोहिले जी का प्रश्न तो ये अधिकृत हो गया, पर उनके सभी गुणों को समाहित करते हुए इनको प्रश्न करना चाहिए, तब सही प्रश्न होगा। गुणों की थोड़ी विवेचना कर देते मंत्री जी। गुणों की विवेचना तो सिर्फ उन्हीं को मालूम है, मोहल्ले जी को। धनकीराम जी कंवर। नहीं, मेरा एक प्रश्न है, आवंटन का आधार क्या आपने तय किया, ये आपका या नहीं? जो बजट का प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवंटन खिलाड़ियों की आवश्यकता के अनुसार होता है और जहाँ जिस तरह से कोई चाहता है, एक सेकंड, जहाँ जिस तरह से आयोजन होता है उसके हिसाब से वहाँ बजट एलोकेट होता है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी से संबंधित एक मेरा भी प्रश्न है। इसमें आपने बहुत से जिलों में खर्च हरेली त्योहार के लिए बताया है और ये प्रश्न था कि खेल एवं युवाओं को प्रोत्साहन करने हेतु ये हरेली त्योहार के लिए आपने जो पैसा दिया है, इसमें युवा और खेल कैसे प्रोत्साहित हुए, जरा इसकी जानकारी बता दीजिए। और मैथ काली बोले हो का गेड़ी में गेड़ी चढ़ के सुनना, कल मैं बोले हाँ मैं तो सीएम साहब के साथ प्रतियोगिता करे पर तैयार हूँ, गेड़ी चढ़े पर का। अरे मैं तो गेड़ी चढ़े पर प्रतियोगिता करे पर तैयार हूँ। देखिए, प्रश्न अगर उद्भूत होता है, उद्भूत होता है तो मैं देता हूं, पहले उसको बोलो। माननीय अध्यक्ष जी, महिला पूछ रही है। माननीय मंत्री जी से इसी से संबंधित मेरा भी प्रश्न लगा था किंतु आया नहीं, इसलिए मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि व्यायामशाला एवं जिम सामग्री योजना के लिए आपने धमतरी जिलों को कितना आवंटन दिया था, ये पहला प्रश्न है। धमतरी जिले संबंधित नहीं, उद्भूत होना चाहिए, आप बोले। माननीय अध्यक्ष जी, ये पूरे प्रदेश का प्रश्न है, पूरे प्रदेश का लिखा हुआ, इसमें धमतरी जिला भी है। सुन लिया, उन्हें जवाब दे देंगे आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने गेड़ी के खेल के लिए आवंटित किया है, साबित हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, क्या गेड़ी खेल ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है, किस खेल संघ से मान्यता प्राप्त है? छत्तीसगढ़ के संस्कृति से है और छत्तीसगढ़ के संस्कृति से। चलिए हम किसी गैर मान्यता प्राप्त खेलों के लिए, ओलंपिक संघ के गैर मान्यता प्राप्त खेलों के लिए राशि आवंटित कर सकते हैं क्या नियमों में, एक या नहीं? तो गेड़ी को ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त करवाने के लिए शासन क्या प्रयास कर रही है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गेड़ी हमारा पारंपरिक खेल है, ठीक, और इस सरकार की मंशा है कि जो पारंपरिक खेल है उसको प्रोत्साहित किया जाए और अगर इसके लिए सरकार की मंशा है अध्यक्ष महोदय और जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए बजट एलोकेट किया जाएगा, इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और अगर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो इस तरह के खेलों में खर्च किया जाएगा। गैर मान्यता प्राप्त सरकार गेड़ी हमारा आन बान शान है छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के आन बान शान है। आप चलिए आराम से पूछिए। क्या सरकार के पास आंचलिक खेलों की सूची है, किसको किसको वो आंचलिक खेल मानती है, उसके लिए क्या नियम बना है, फिर ये बता दें। किस तरह कितना अनुदान दिया जाएगा, इसका कोई नियम सरकार ने बनाया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बता दें। बना लेंगे ना, नियम नहीं बना तो नियम बनाने में कितना देर लगता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना नियम बनाए धनकीराम जी, माननीय अध्यक्ष उत्तर देने दीजिए, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
माननीय अध्यक्ष जी, ये सीधा भ्रष्टाचार में पैसा गया है। कहीं भी गेड़ी प्रतियोगिता नहीं, कहीं खेल प्रतियोगिता, ये दोनों ये खाली बिल्कुल मुझे माननीय अध्यक्ष, शासकीय पैसे का दुरुपयोग है अध्यक्ष महोदय। ये बिना किसी मान्यता के, बिना किसी प्रक्रिया के उठाया जा रहा है। चंद्राकर जी, वो बम्बई यादव जी आप बैठ जाए प्लीज। आज गरीब यादव जी बैठ जाए, फालतू पैसा हो जाते। यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय काल में आप सब लोग भाषण देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा ननकी राम जी कंवर के अलावा किसी का कोई अंकित नहीं किया जाएगा। ननकी राम जी कंवर, केवल 19-20 में आय में कमी क्यों हुई? वाणिज्यिक कर में। माननीय मंत्री जी, प्रश्न सुना आपने? हल्ला हो रहा था, सब का असर है, पीने वाला थोड़ा कम हो रहा है तो इसलिए कम हो रहा है। हम लोग इसके बंदी की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। बहुत माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर बहुत गलत आ रहा है जी। ये नहीं बतला रहे हैं कि अवैध दारू बिक्री होता है, और आज भी कम से कम एक ट्रक में दारू पकड़ा गया है, मालूम है कि नहीं आपको? बताइए मंत्री जी, आप यूपी से आ रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, बता भी दे रहा हूँ आपको, ये टिकरापारा थाना में जब्ती हुआ है। हाँ, अगर ये मालूम आपको ना हो तो कम से कम कंट्रोल कीजिए, जिसमें बाहर से ना आए। कल भी चर्चा में बहुत चर्चा हुई है माननीय मंत्री जी, हर विषय में आप भी बोलने की कोशिश करते हैं, अपने विभाग को संभालिए। कानून का राज है। ये आवाज बीजेपी वाला बिकते थे, उनको बंद कर रहे हैं, पकड़ा जा रहा है। इसको पेट दर्द क्यों हो रहा है? और पकड़ेंगे जहां भी होली में, जहां भी ऐसा धंधा होगा, हम हमारा सरकार का ये वचन पत्र है कि बाहर का दारू बेचने नहीं देंगे, उसको जेल भेजेंगे। और कल पकड़ा तो फिर प्रमोद कुमार शर्मा, ये पकड़ने की बात बोल रहे हैं। कल ही मेरे बालको थाना में अवैध दारू पकड़ा और 30,000 रुपये लेकर छोड़ दिया गया आपके थानेदार के द्वारा। ये आप अवैध दारू पकड़ रहे हैं। लकमा जी के विषय में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है आपको? माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको बदल देना चाहिए। हमारा पुलिस इतना बहादुर पुलिस है, उसको कहीं भी पकड़ लेगा, जेल भेज देंगे। और भी पकड़ेंगे तो बंद कर देंगे। पकड़ने के नहीं, छोड़ने की बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, छोड़ा गया। जिस डिस्टिलरी से दारू आ रही है, डिस्टिलरी वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? माननीय मंत्री जी, उनने पकड़ने का नहीं कहा, उनने छोड़ने की बात कही। बालको थाना में पकड़ा, फिर 30,000 रुपए लेके छोड़ा, उसके बारे में पूछा। आपको जानकारी है तो नहीं तो मंगा लीजिए। अगर इसके जैसा, अगर उसको फर्ज में तो नहीं है साहब 30,000 वाला, अगर लिख के देगा तो उनको जांच करेंगे, ठीक, कार्रवाई कर देंगे अगर ऐसा कहीं होगा तो। नेताजी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज समाचार पत्रों में छपा है कि यूपी का दारू यहाँ रायपुर तक पहुंच गया और रायपुर में पकड़े। मध्य प्रदेश का दारू अभी 4 दिन पहले कोनी थाना बिलासपुर तक पहुंच गया और कोनी थाना वाले पकड़े। मंत्री जी का जवाब है कि दारू पीने वालों की कमी हो गई, इसलिए राजस्व में कमी आई। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दारू पीने वाले की कमी है तो ये जो उत्तर प्रदेश का दारू है, मध्य प्रदेश का दारू है, महाराष्ट्र का दारू है, और ये सब दारू आकर के छत्तीसगढ़ में बिक रहा है, और उसके बाद में छत्तीसगढ़ के राजस्व की कमी हो रही है। मंत्री जी अपने अक्षमता को छुपाने के लिए ये दारू के जो सेलिंग के कमी बता रहे, पीने वालों की कमी बता रहे हैं, उसमें मंत्री जी आपके कंट्रोल के बाहर हो गया है। और आप केवल जो एजेंसी जो वहां काम करने वाले लड़के उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं कि अभी तक के जो डिस्टिलरी से जो 2 नंबर के दारू निकले, और ये मध्य प्रदेश और बाकी के जो नाम से आप बोल रहे हैं, तो जितने कार्रवाई आपने दिखाने के लिए टोकन कार्रवाई किया, आज तक किसी भी डिस्टिलरी के खिलाफ में आपने कोई जांच किया, कोई कार्रवाई किया? क्यों नहीं करना चाहते डिस्टिलरी वाले के खिलाफ में कार्रवाई? माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का वो क्यों नहीं रुकता है, इधर बेचता है? अरे तो प्लेसमेंट एजेंसी के आपके दुकान में दारू बिक रहा है, प्रश्न के जवाब में आया है, और प्रश्न के जवाब में आने के बाद में आपके जब दुकान में दारू बिक रहा है, उसके लिए जवाबदार कौन है? 2 नंबर का दारू आपके दुकान में रखा हुआ है, उसके जवाबदार कौन है? तो उनको आप केवल मात्र टोकन उनके ऊपर कार्रवाई करके जो उसके जो सप्लायर है, उस सप्लायर के खिलाफ में
आप कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेताजी को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर शिकायत करेंगे तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। प्रमोद कुमार शर्मा, हम लोग माननीय अध्यक्ष हमेशा हमारा सरकार किसी को जेल प्रमोद भेज रहा कुमार है, शर्मा, किसी को मतलब माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविक में नहीं करेगा तो हम जरूर कार्रवाई मैं तो इसलिए उस दिन आरोप लगाया था, ये सरकार के संरक्षण में अवैध दारू बेचवा रहे हैं और अवैध दारू के बिक्री में प्रदेश का राजस्व का हानि हो रहा है और इस हानि को रोकने के बजाय ये उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये मंत्री जी और सरकार की स्थिति है। प्रमोद कुमार शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, बलौदाबाजार जिले से प्रति वर्ष कितनी राशि EIC से प्राप्त होती है और वहां श्रमिक की संख्या क्या है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बलौदाबाजार जिले में जो पंजीयन है, उत्तर जल्दी दीजिए, मुझे एक और प्रश्न लेना है 10। हाँ, आप ले लीजिएगा माननीय अध्यक्ष महोदय। बलौदाबाजार जिले में माननीय अध्यक्ष महोदय 20,765 पंजीकृत हैं और इन सदस्यों से जो उनको इसमें बीमित किया जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, इनमें 4% अंशदान लिया जाता है, जिसमें नियोजकों के अनुदान 3.25% एवं श्रमिकों से 0.75%, कुल 4% ये SIC को अनुदान के रूप में प्राप्त होते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। और 2018-19 में पूरे छत्तीसगढ़ में 274.44 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न भी करना चाहता हूँ और एक निवेदन भी करना चाहता हूँ। जब उस जिले में 20,000 श्रमिक हैं तो एक EIC हॉस्पिटल क्या खोला जाएगा वहाँ? आपसे निवेदन भी है, एक प्रश्न भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा होते हैं वहाँ पे 30 बिस्तर अस्पताल खोलने का प्रावधान है और माननीय सदस्य जी की चिंता अनुरूप हम भी इसका प्रस्ताव हमने केंद्र सरकार को भेजा है और वहाँ से स्वीकृति मिलते ही निश्चित रूप से खोलने की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आवंटित राशि का व्यय किस माध्यम से व किस आधार पर किया गया है? उमेश जी, अरुण वोरा जी अपने बचपने में खेल युवा आयोग के अध्यक्ष थे। बचपने में ना, बचपने में चंद्राकर जी जवानी में सुनिए ना, चंद्राकर जी, अभी भी उनमें बचपना है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी आप जल्दी जवाब दीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 डॉक्टर रमन सिंह का लूंगा मैं, जल्दी जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये खेल एवं युवक कल्याण विभाग से ये जारी होता है और ये अपने जिलाधिकारियों के द्वारा इसको आवंटित किया जाता है। डॉक्टर रमन सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि नए उद्योग जो लगे वो मध्यम उद्योग है, छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, किस किस कैटेगरी के उद्योग लगे हैं और जिनको रोजगार दिया गया है वो स्किल्ड लेबर है या स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है? एक छोटा सा प्रश्न। कौन है उत्तर देने वाले? कवासी लखमा जी। माननीय छोटा सा उत्तर दीजिए। मैं सबसे पहले तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को, रमन सिंह को सम्मान करता हूं, मानता भी हूं। वेरी गुड। क्योंकि इतना बड़ा आदमी एक क्वेश्चन क्यों लगाया, ऐसी सुझाव देता तो उनका पालन करते हम लोग। ये छत्तीसगढ़ में 15 साल मुख्यमंत्री थे, उसका सुझाव आप पहले लेंगे। लेकिन आज अध्यक्ष जी जवाब तो आ जाए। धन्यवाद दे दीजिए, बस आपके इशारे पर काम होगा। नहीं, जवाब उनसे बनता नहीं तो पास बोल दे। पास बोल दे तो भी मैं मान जाऊंगा। वो तो आपके इशारे पे काम करना चाहते हैं। कई बार होता है क्या अध्यक्ष महोदय, पास बोल दिया जाता है। चलिए पास। यदि आप पास बोलोगे, नहीं मेरा भी पहला ही प्रश्न हुआ है। इनका भी प्रश्न है, आपके पड़ोसी का छोटा छोटा प्रश्न है और एक प्रश्न इनका भी आ जाने दीजिए, दो महारथियों का। अच्छा, उसमें से कॉन्ट्रैक्ट लेबर कितने हैं जितने लोगों को रोजगार दिया गया? पहला इतना तो आप बता ही सकते हो कि स्किल और अनस्किल कितने हैं, प्रशिक्षित कितने हैं, विभाग से पूछ सकते हो आप। अध्यक्ष जी, वो फुसफुसाना की प्रक्रिया को बंद करवाइए।